वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और जैसा कि हमने पहली क्लास में पर्यावरण की पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण की जो पहली क्लास थी उसमें क्या क्या किया था हमने। पर्यावरण की फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि पर्यावरण क्या क्या होता है। इसमें पर्यावरण की जो डेफिनेशन थी यानी जो परिभाषा थी हमने परिभाषा की थी। ठीक है, साथ ही हमने इसकी जो विशेषताएं हैं विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि विशेषताएं क्या क्या हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी इसके अंदर इसकी। ठीक है, जिसमें हमने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जाना था, मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में जाना था, और तीसरा कौन सा पर्यावरण था हमारा, सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, इनके बारे में जाना था। ठीक है, तो बेसिकली जो संरचना होती है पर्यावरण की, जो हम एक बार फिर देख लेते हैं। जो पर्यावरण की जो संरचना होती है वो आपके लिथोस्फेयर जिसे स्थलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर जिसे जलमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं, और बायोस्फेयर जिसे जैवमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो आपका क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, और तापमंडल के अंदर 2 आते हैं आपके आयनमंडल और वायुमंडल। ये है हमारे पर्यावरण की संरचना। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे स्थलमंडल। ठीक है, कि आपका स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि स्थलमंडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका लिथोस्फेयर। ऐसा माना जाता है कि स्थलमंडल का जो भाग है वह पूरी पृथ्वी का लगभग 29% है। यानी स्थलमंडल में हम कितने प्रतिशत मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का जो है, पूरी पृथ्वी का कितने हैं, आपका 29% जो भाग है वो आपका किसका है, स्थलमंडल का है। पूरी पृथ्वी के अंदर 29% जो भाग है वो आपका लिथोस्फेयर का माना जाता है। और जो स्थलमंडल की यदि हम बात करते हैं तो ज़्यादातर में आपके क्या कह सकते हो आप, जीव जंतु पेड़ पौधों से भरा हुआ है। इसमें मृदा जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, पठार, खनिज, चट्टान, पहाड़ इत्यादि भी मौजूद है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि स्थलमंडल जिस पे हम रहते हैं वही स्थलमंडल है। लगभग कितने प्रतिशत है आपका, 29%। पूरी पृथ्वी का कितने प्रतिशत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थलमंडल कुल कितने प्रतिशत है। ठीक है, ठीक है, स्थलमंडल कुल कितने प्रतिशत है आपका, 29% है। ठीक है, स्थलमंडल की उपस्थिति जीवों की सहायता 2 तरीके से करती है। पहला, रहने का स्थान देती है, तो पता है भाई हम रह रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, स्थलीय अथवा जलीय जीवों के लिए खनिज का स्रोत स्थलमंडल स्वयं ही है। ठीक है, जो खनिज का स्रोत भी क्या है, स्वयं ही है। तो स्थलमंडल को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं सेल, दूसरी हम बोल सकते हैं मृदा। यानी हम स्थलमंडल की बात करते हैं तो इसको हम 2 तरीकों में तोड़ सकते हैं, सेल में और मृदा में। सेल वाला भाग कठोर होता है, ठीक है, तथा संगठित रहता है। संगठित का मतलब क्या है, एकदम मजबूती के साथ, यानी इनके अंदर जो एटम्स और आयंस है और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग होती है। मृदा तब बनती है जब सेल का उनके स्थान से अपक्षय हो जाता है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, अपक्षय का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, यानी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब विघटन हो जाना। मृदा मूल सेलों, जलवायु, सजीव और स्थलाकृतियों के बीच के परस्पर क्रिया करने से निर्मित होती है। यानी ये बोलता है कि मिट्टी कब बनती है, यानी जब सेलों का अपक्षय होता है। अपक्षय होने से सेलों के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जलवायु, सजीव और जो स्थलाकृति है वो आपस में क्रिया करती हैं। उस क्रिया के फलस्वरूप ही क्या बनता है, आपका मृदा का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलमंडल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल की हम बात करते हैं। जलमंडल सबसे महत्वपूर्ण घटक, क्योंकि आपको पता है जल है तो जीवन है, इसी सिद्धांत पर काम करता है।
ठीक है। जो जल के, क्योंकि जल बिना क्या है, जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है, इसलिए जल मंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अनेक रूपों में पृथ्वी के जल की उपस्थिति पाई जाती है, जैसे महासागर है, महासागरों में जल पाया जाता है, हिमनद है जिसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, नदियां हैं, बांध है, इनके रूप में क्या है, जलमंडल के अंदर जो जल है वो पाया जाता है। यानी जल के अंदर का जो भी भौतिक पर्यावरण है उसी को हम जलमंडल, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कैसे तोड़ सकते हैं आप इसको, यानी हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो प्लस स्फेयर। ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है आपका जल, ठीक है, और स्फेयर का मतलब होता है आपका गोला। ठीक है। यानी एक जल का गोला, जिसी से मिलकर क्या बना है, आपका जलमंडल बना है। ठीक है। यानी जल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो महासागर से रिलेटेड हो, चाहे ग्लेशियर से हो, नदियों से हो, ठीक है, या जो बांध है, डैम्स हैं, उनसे हो, वे सब किसके अंदर आते हैं, आपके जलमंडल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे एक बार डिटेल में, लेकिन हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। यदि हम बात करते हैं वायुमंडल की, ठीक है, वायुमंडल क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण होता है, ठीक है, हमारे चारों तरफ गैसों का जो आवरण होता है, गैसों का जो आवरण होता है, जो आवरण होता है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल देसी भाषा में सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि वायुमंडल क्या होता है। यानी जो हमारे चारों तरफ जो गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या डेफिनेशंस के अनुसार क्या है। वायुमंडल मानव जीवन के अति महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें जीने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, O2। ठीक है। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसलिए क्या है, यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि जो वायुमंडल है इसमें हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जो मिश्रण है, सभी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो एक क्वेश्चन है, अक्सर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस की कितने प्रतिशत है। देखिए ध्यान से, जो नाइट्रोजन की बात करते हैं ये 78.8% है। कितनी है, 78.8%। और नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है आपकी, कौन सी गैस है। ठीक है, देख लिया होगा आपने कौन सी गैस है, वो है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है। कितनी पाई जाती है, 78.8%। ठीक है। कई बार अराउंड में आपकी 80% होती है। यदि आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन किस प्रकार से होते हैं कि आपके एक ऑप्शन में आपने कितनी दे दी कि 10%, दूसरे ऑप्शन में आई 20%, तीसरे ऑप्शन में आई 70% और चौथे ऑप्शन में आई 80%। ठीक है। लेकिन एक्चुअल होती कितनी है, 78.8%। तो इसके हिसाब से हम कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे, चौथे ऑप्शन पर 80%। ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। ठीक है। नाइट्रोजन का क्या फार्मूला होता है, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है आपका N2, ऑक्सीजन का फार्मूला आपका O2। ऑक्सीजन कितनी होती है,
आपकी 25% आपकी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, आर्गन, आर्गन का क्या फार्मूला होता है AR, ये आपकी 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO2। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, ऐसे नहीं होता ये CO2 कहीं आप ये सोचो कि C छोटा O2 ऐसे नहीं। कार्बन भी, कार्बन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये फार्मूला होता है CO2 गैस का। नियोन, ठीक है, नियोन का, ठीक है, हीलियम गैस आपकी नियोन होती है 0.002%। ठीक है, हीलियम होती है 0.0005%। ठीक है, इसी प्रकार क्रिप्टॉन, जिनोन, जिनोन का फार्मूला Xe होता है कई बार, और ये एक नोबल गैस है। किस प्रकार की गैस है? नोबल गैस है। ठीक है, और ध्यान रखना है जिनोन नोबल गैस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव गैस भी आपकी जिनोन ही है, क्योंकि जिनोन से ही सबसे ज़्यादा, ये कह सकते हो कि नोबल गैस में जो सबसे ज़्यादा, नोबल गैस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो बनाती है, सबसे ज़्यादा ये कह सकते हो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो रिएक्शन करके बनाती है, वो कौन सी बनाती है? जिनोन गैस बनाती है। और हाइड्रोजन की प्रतिशत ये होती है भाई, और हाइड्रोजन का फार्मूला सबको ही पता होता है, H2 हाइड्रोजन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल का घटक। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई हमारे वायुमंडल का किस प्रकार से कैसे है। आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमारे वायुमंडल में किसका कितना प्रतिशत है आपका। ठीक है, आई बात समझ में कि हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की 78.8%, ऑक्सीजन की 22.2%, आर्गन की 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, नियोन की 0.02%, हीलियम की 0.05%, क्रिप्टन की 0.01%, जिनोन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कितनी होती है। ठीक है, मोटी मोटी शब्दों में आपको याद रखना है, लगभग आपकी 80%। यदि एक्यूरेट डाटा रखो तो सबसे अच्छा है कि 78.8%। और ऑक्सीजन आपकी कितनी होती है? 20। यानी मैं एक डाटा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ से कि नाइट्रोजन कितनी है। यदि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78.8। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है? 20.25 की भी हम, चलो 25 ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और इसको करते हैं ऐड, ये आया हमारा 5, 0, 9 और 9। यानी आपने देखा कि इतने प्रतिशत गैस में हमारी कितनी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं। ठीक है, और बाकी बची कितनी, कितनी बची भाई? 100 में से इसको कम कर लो, 99.05, 59, यानी इतना बचा, इतना पार्ट, इतने प्रतिशत भाग में हमारी कितनी गैसें हैं? ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 गैसें हैं हमारी इतने इसमें। और इस भाग में कितनी है? 2। और 2 कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी आपकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनोन, हाइड्रोजन, बाकी सारे के सारे कितने भाग में हैं? आपकी 0.95%। यानी आप ये बोल सकते हो कि 1% से भी कम में आपकी कितनी है? बाकी सारी की सारी हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपका जो क्वेश्चन है, इसी में से पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपके दिमाग में अब छप चुका होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं पर्यावरण के घटक। जैसे हमने देखा था पहले ही, हम देख चुके हैं पर्यावरण के जो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल पढ़ चुके हैं हम। ठीक है,
और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। इसको हम अलग, जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को, ये जीके के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा हर एग्ज़ाम में। किसमें? हर पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इसको हम करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जो पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों में मुख्य तौर से हम विभाजित कर सकते हैं। तो हम पहला है, हम बात करते हैं भौतिक घटक या अजैविक घटक, यानी जो आपके अजैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? भौतिक घटक भी बोल सकते हैं। याद रखना है ये बात, कहीं एग्जाम में भौतिक घटक के नाम से पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बोलो ये तो हमें करवाया ही नहीं गया है, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं गई था। तो अजैविक घटक और भौतिक घटक इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्यतः स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को शामिल किया जाता है। इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? आपके अजैविक घटक भौतिक घटक में आपका स्थल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस आपका जल मंडल, तीनों के तीनों में एक बार दिखा देता हूँ। स्थल, वायु और जल, यानी जो हमारा बात करते हैं इन तीनों की। ठीक है, इन तीनों की हम बात करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे किस प्रकार तीनों क्या है? हमारे भौतिक या हमारे क्या है? भौतिक घटक बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, भौतिक या अजैविक घटक के रूप में इसको हम बोल सकते हैं। जैविक घटक में आपके क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे पादप, पादप के अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो घास होती हैं, ठीक है, या हम जो भी हमारी जो फसलें होती हैं, ठीक है, फूल होते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं? जैविक घटक के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसी में मनुष्य समेत सभी जीव जंतु, मनुष्य भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, जीव जंतु और साथ में जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, सभी के सभी किस में आते हैं? हमारे जैविक घटक में आते हैं। तीसरा है ऊर्जा संघटक। ठीक है, ऊर्जा संघटक सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम कि भाई सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण को 3 घटकों में हम तोड़ सकते हैं। पर्यावरण को हम कितने घटकों में तोड़ सकते हैं? मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पर्यावरण को 3 घटक में हम तोड़ सकते हैं। 3 घटक कौन कौन से? ठीक है, पहला है आपका अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, दूसरा है हमारा जैविक घटक, दूसरा कौन सा है? जैविक घटक। और तीसरा है हमारा ऊर्जा संघटक, यानी एक प्रकार से घटक की ही बात की गई है, ऊर्जा संघटक। ठीक है, 3 है आपके, ऊर्जा संघटक, जैविक, अजैविक। अजैविक को हम भौतिक घटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अजैविक घटक के अंदर हम क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल सारे इसके अंदर आते हैं। जैविक में आपके पादप, मनुष्य समेत जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, सब के सब जैविक घटक के अंदर आते हैं। और ऊर्जा संघटक के अंदर जो सौर ऊर्जा है, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सरकारें भी स्कीम ला रही है कि भाई अपने घरों पर छतों में सौर ऊर्जा लगवाओ। ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा का तो हम यूज करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको शामिल किस में किया गया है? ये ऊर्जा के संघटक इसके अंदर शामिल किया गया है। तो
जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संघटक। उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों आपको क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, कोई आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है बेसिक। यदि बेसिक क्लास हमने अच्छे से कर ली तो आप उम्मीद करिएगा या मेरा यकीन करिएगा कि यदि ये आपके छोटी छोटी जो है, जैसे जैविक घटक है, अजैविक घटक है, ऊर्जा संघटक है, आपका मानव निर्मित पर्यावरण है, आपका सामाजिक पर्यावरण है, यदि आपको ये छोटी छोटी बातें एक बार अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गई ना, ये डेफिनेशंस, तो आगे जब इसका आगे बहुत ही और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा तो वो आपको बिल्कुल ये समझो कि चुटकियों में आपको याद होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, भौतिक घटक को पढ़ते हैं। वैसे मैंने बताया कि पर्यावरण तीन घटक माने गए हैं, तो उसी का हम जो पहला पार्ट है वो पढ़ेंगे कि भौतिक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं डिटेल में। ठीक है, भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को शामिल किया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से। एक तो आपका कौन सा, स्थलमंडल, एक तो आपका स्थलमंडल, ठीक है, एक आपका वायुमंडल और एक आपका क्या, जलमंडल। ठीक है, इन तीनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इन्हें क्रम से मृदा, स्थलमंडल में क्या, मृदा, वायुमंडल में क्या, वायु, और जलमंडल में क्या, जल। संघटक भी कहा जाता है। स्थलमंडल को मृदा संघटक, वायुमंडल को वायु संघटक और जलमंडल को जल संघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर कौन कौन, मृदा, वायु और जल, तीनों मिलकर पारितंत्र के, ये कह सकते हो कि भौतिक संगठक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। तीनों उपतंत्र होते हैं। जैसे एक तहसील होती है, तहसील के बाद जैसे उप तहसील होती है, तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, जो तहसील तो हो गए आपके क्या, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, किसके तहसील होगी ये, भौतिक संगठक की, अजैविक संगठक की। इससे आसान लैंग्वेज में शायद ही कोई आपको समझाएगा, खास तौर से यूट्यूब के ऊपर तो। और उसके ऊपर जो उप कह सकते हैं कि भौतिक संगठक पारितंत्र के जो उपतंत्र होंगे वो क्या होंगे, स्थलमंडल से मृदा और वायुमंडल से वायु और जलमंडल से जल, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हीं से ही क्या है, स्थलमंडल के ऊपर जो जीवन है उसका निर्धारण होता है, उसकी कैसी बनावट होगी, कैसा शरीर होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसा उनके जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में इन सब कारकों के ऊपर जो बना होता है वो प्रकाश। ठीक है, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलेगा, क्योंकि मृदा, वायु, जल तीनों काम तब करेंगी जब प्रकाश, क्योंकि मृदा के अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ पौधा उगा दिया या कोई फसल उगाई तो उसको प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ेगी, वायु की भी ज़रूरत पड़ेगी, जल। तो इसके साथ हम एक और जोड़ देते हैं, प्रकाश, जो कि भौतिक वातावरण, प्रकाश, जल, मृदा जैसे कारकों से बना हुआ है, तो इसलिए हमने एक और जोड़ दिया है, प्रकाश। तो ये प्रकाश किसका है, ये कह सकते हो कि सौर ऊर्जा का घटक है भाई। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा का घटक है। तो हमने जो तीसरा संघटक पढ़ा था ना, हमने दो संघटक पढ़े थे, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, भौतिक, जैविक, ये ऊर्जा। तो ऊर्जा संघटक की जरूरत पड़ी ना हमें इसमें, तो इसलिए क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम एक एक पढ़ रहे हैं, ये सब एक साथ मिलके काम करती है। ये कोई छोटे लेवल की बातें नहीं है, बहुत बड़े लेवल की बातें हैं। सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिलके ये काम करती हैं। ठीक है, तो हम इसी के अंदर हम जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में किसे बोलते हैं, आपका जो स्थलमंडल है। ठीक है, लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थलमंडल, स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर है वो ग्रीक शब्द का बना हुआ है। ठीक है, लिथोस्फीयर ग्रीक शब्द है। ठीक है, कि किस से हम बता सकते हैं आपको
कि LITHOS, लिथोस प्लस स्फेयर, लिथोस प्लस स्फेयर। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, स्फेयर का मतलब होता है गोला। ठीक है, यानी एक पत्थरों से बना हुआ गोला जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी हमारी हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, इसको बोला जाता है स्थल मंडल। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस सतही परत को स्थल मंडल, जो पृथ्वी की सबसे ठोस परत होती है, ठीक है, ऊपर की परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। यह पृथ्वी की पपड़ी और पृथ्वी की मेंटल की ऊपरी परत से बनी हुई होती है और ग्रह की सबसे ठंडी सतह है जिस पर सभी जीवित प्राणी रहते हैं। हम भी इसी पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, स्थल मंडल में। ठीक है, और जो स्थल मंडल है इसकी यदि मैं उत्पत्ति की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनमें जलवायु में कुछ परिवर्तन की वजह से और कुछ भौतिक परिवर्तनों की वजह से, कुछ मानव परिवर्तनों की वजह से और इन सब की अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या है, स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब है जो हमारे काम की बात है वो है स्थल मंडल की विशेषताएं, कि भाई स्थल मंडल में क्या क्या होता है। स्थल मंडल की विशेषताओं के बारे में, यह पृथ्वी की परतों में से एक है। स्थल मंडल की यदि हम बात करते हैं कि काफ़ी सारी पृथ्वी की सतह होती हैं, परतें होती हैं, उनमें से एक है और यह पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के मेंटल की बाहरी परत, यानी सबसे जो बाहर की परत है वो आपकी स्थल मंडल है। बस आपको ये एक बात दिमाग में रखना है, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है कि ये सबसे बाहरी जो परत है वो आपकी स्थल मंडल है। स्थल मंडल का आकार बदलता रहता है, आमतौर पर 100 से 150 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यानी आप जाओगे भाई कहीं, आपको जैसे आप यदि नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी का आपको ज़्यादातर एरिया किस प्रकार का मिलेगा, आपको मैदानी एरिया मिलेगा। लेकिन फिर भी आप 100, 200, 300 किलोमीटर दूर जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं मिलेगी आपको, कुछ कहीं आपको रेगिस्तानी एरिया मिलेगा, कहीं आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा। तो इस प्रकार ये चेंज होता रहता है। स्थल मंडल में तापमान होता है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो टेम्परेचर है, जैसे आपने देखा कि भी आप पहाड़ी एरिया पे जाओगे टेम्परेचर कम होगा, आप रेगिस्तानी एरिया में जाओगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये टेम्परेचर इस प्रकार से अलग अलग होता है। लेकिन एक और उदाहरण की बात है कि जो पृथ्वी की सतह पर साधारण तापमान होता है, जो हमारी सतह है, ये साधारण तापमान के अंतर्गत मानी जाती है, जहाँ मनुष्य की जो उत्पत्ति है, नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, पुराने जीव हैं वो अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है, जैसे कि हम जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वहाँ तापमान क्या है, बढ़ता चला जाता है और बढ़कर कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है। ठीक है, स्थल मंडल जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्थल मंडल वह परत है जिसमें जीवित रहते हैं। इसी मंडल में पौधे, जानवर और मनुष्य, पृथ्वी सब विकसित हो सकते हैं। बाद में सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारी की सारी बातें सारी डिटेल में बता चुका हूँ। लिथोस्फेयर रासायनिक रूप से ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन का फार्मूला बता दूँ मैं आपको, O2, सल्फर S, एल्यूमिनियम Al, लोहा आयरन बोलते हैं Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, सिलिकॉन Si आदि से मिलकर बना है। यानी ये सब तत्व हैं लिथोस्फेयर में यानी स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये कई तरीके के खनिजों और चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में थी, लिथोस्फेयर के। तो यहाँ तक ही आज हम करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े करके हमने क्या जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर कर लेनी है, चाहे 2-3 क्लास हमारी लगें। ठीक है, मैं ऐसा बेस आपका तैयार इसके अंदर करवाना चाहता हूँ कि आप
की जो चीज़ें हैं वो आपको ये लगे कि भाई हाँ बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो ये हमारे क्या है, सेकंड था हमारा। इसके बाद हम हाइड्रोस्पेस, सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं एक बार पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाकर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे और अपना सहयोग करते रहे। वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारा एक छोटा सा चैनल है, इसको ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आपसे। धन्यवाद।